मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विद्या सन्ध्यदयोद्रेकात् अविद्या रजनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मैश्चित् विश्वतस्तुते। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोध विभागेन आयोजितायां सप्तदिवसीय राष्ट्रीय पाण्डुलिपि विज्ञान कार्यशालायाम् अत्र भवतीनां च सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतम्। अद्य तावत् तृतीय दिवसः। तृतीय दिवसेऽस्मिन् अस्माकं सम्मुखे ये आचार्याः सन्ति ते अत्यन्त सरलाः शिष्यवत्सला च। एतेषाम् आचार्याणाम् इदमेव वैशिष्ट्यम्। यतोहि अध्यापकानां तु सम्पत्तिः तु छात्रैव भवति, तथा एतेषामपि छात्रवत्सलत्वमेव अस्माभिः अवलोक्यते। आचार्याणां यदि नाम स्मरामः तर्हि अस्माभिः प्राप्यते ऋतुषु श्रेष्ठतमत्वं यत्र विद्यते स एव कुसुमाकरः भगवद्गीतायामपि अस्माभिः प्राप्यते। एवञ्च कोकिलस्य प्राधान्यमपि अस्यां ऋतौ एव अस्माभिः प्राप्यते। इदमेव आचार्यां नाम्ना एव वैशिष्ट्यं। मम पितृनाम अपि तथा। अतएव तत्रापि भट्टत्वमपि अस्माभिः अवलोक्यते। कुत्र भट्टत्वं तत्तु पठनवेलायां भवद्भिः अपि तत्र तथा अवलोकयितुं शक्यते। आचार्याणां समग्रं जीवनं तु संस्कृताय एव निबद्धम् अस्ति, सन्निहितम् अस्ति। एतद् अवलोक्य राष्ट्रपति महोदयः राष्ट्रपति सम्मानेन सम्मानितः। आचार्य तो राष्ट्रपति पुरस्कारेण पुरस्कृतः सम्मानिताश्च। पुनश्च एतेषां काव्यवैदुष्यं तु कालिदासस्य यत् काव्यम् अस्ति, यद्यपि तत्रापि काव्येषु रघुवंशादयः गृह्यन्ते, तथापि नाटकेषु शाकुन्तलस्य यत् प्राधान्यं विद्यते अस्माभिः अवलोक्यते। तादृशं शाकुन्तलं ग्रन्थम् उररीकृत्य पाठसम्पादनं पाठालोचनम् इत्यादिकं तु आचार्यैः सुनिपुणं निबद्धम् इति हेतोः रामटेक विश्वविद्यालयस्य आचार्य मन्यते। तथा रामटेक विश्वविद्यालयस्य कवि कालिदासः संस्कृतव्रती इति सम्मानेन इमे सभाजमानाः सन्ति आचार्याः। एवञ्च तत्र गुजरात् प्रदेशतः अन्योपि पुरस्कारः कोहली इति नाम्ना अस्माभिः अवलोक्यते। तदपि आचार्यैः तत्र पुरस्कारेण पुरस्कृताः। सम्प्रति तु अत्र तु सन्निकटे हरियाणा प्रदेशे तु उत्तररामचरितं भवभूते उत्तररामचरितम् एवञ्च तत्र अस्माकं कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्यादि नाटकद्वयम् अवलोक्य तत्र कार्यमपि सम्पादनात्मकं समीक्षात्मकं कार्यमपि प्रचलति। अतएव आचार्याणां श्रीचरणकमलेषु प्रणामाञ्जलिं विधाय अत्र स्वागतं बिभर्म। पुनश्च कार्यक्रमस्य साफल्याय सम्प्रति हेमंत इति छात्रः आहूयन्ते। नमस्कार। कदा वारण्यस्यां विमलतटे तीरपुलेने चरन्तं भूतेशं गणपति भवान्यादिसहितम् अये शम्भो स्वामिन् मधुरडमरुवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमेषमिव नेष्यामि दिवसान्। धन्यवाद। आचार्यस्तु आदौ तत्र गुजरात विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभाग प्रमुखापि आसन्, है न। तत्र तु सर्वकारतन्त्रेण तु सेवानिवृत्तत्वं, परन्तु शास्त्रस्य कृते कदापि सेवानिवृत्तत्वं नास्ति एव। आचार्याणाम् इदमेव वैशिष्ट्यं।
यथा अस्माभिः उच्यते न धर्मो रक्षति रक्षितः तथैव शास्त्रस्य यदि संरक्षणम् अस्माभिः क्रियते तर्हि शास्त्रम् अस्मानमपि रक्षेति। इदमेव अस्माकम् आचार्याणां वैशिष्ट्यमस्ति। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ आचार्याणाम् इदमपि एकं वैशिष्ट्यमस्ति। सम्प्रदाये अस्माभिः भारतीयदर्शनम् अवलोक्यते। यथा तु चार्वाकात् आरभ्य अचिन्त्यभेदाभेदपर्यन्तं या परम्परा विद्यते तस्यां परम्परायाम् एका नवीनपरम्परापि उद्भाविता गुजरातप्रदेशे अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनपरम्परा। तत्रत्येव आचार्याः सन्ति। इदमपि आचार्याणां वैशिष्ट्यम्। एतत् सर्वम् अविलक्ष्य आचार्याणाम् अत्र तु उपस्थितेव अस्माकं कृते तु कल्याणाय भवति सततम्। इदमेव अस्माकं दृढविश्वासः। तर्हि आचार्याणां तु व्याख्यानत्रयं भविष्यति। प्रातःकाले व्याख्यानद्वयम् एवं सायंकाले तु एकमेव व्याख्यानं। तत्र तु आचार्याणां विषयो अस्ति पाण्डुलिपिपरिचयः, सम्पादनपद्धतिश्च, पुनश्च पाठालोचनसिद्धान्तः, पुनश्च समीक्षात्मकं सम्पादनम्। एतद् विषयत्रयं तु अत्र अद्य उरलीकृत्येव आचार्याणां व्याख्यानत्रयं भविष्यति। मनोयोगेनैव श्रोतव्यं। श्रोतापि तत्र शत्रूणामपि त्रैविध्यम् अस्माभिः अवलोक्यते। श्रोता सर्वता श्रोता इति। श्रोता न भवतु सर्वता न भवतु, श्रोतृरूपेणैव अत्र सावधानेनैव श्रोतव्यं, येन अस्माकं कल्याणं भविष्यति इति अत्रैव उपस्थाप्य आचार्यान् प्रणम्य आचार्याणां स्वागताय अस्माभिः विजय महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। तो आचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते पुण्यवचनेन अस्मान् कृतार्थयन्ति। सम्माननीय विष्णुपाद जी, डॉक्टर विजय गुप्त जी, मेरे प्यारे छात्रों में से पहला मुकुल ढोला और आप सब। अभी उत्तर रामचरित का समीक्षित पाठ संपादन में तैयार कर रहा हूँ। उसमें 26 पांडुलिपियां देवनागरी में है, एक मलयालम में है, 3 ग्रंथ में है, 2 तेलुगु में है और 3 नंदी नागरी लिपि में है। यानी दक्षिण भारत की लिपियों में लिखा गया उत्तर रामचरित भी हमने एकत्र कर लिया है। तो मैं उत्तर भारत में देवनागरी परंपरा में कैसा उत्तर रामचरित का पाठ चलता है और दक्षिण भारत में कैसा पाठ चलता है उसका एक तुलनात्मक अभ्यास कर रहा हूँ। उसमें मुकुल का बड़ा योगदान है। यदि आप लोग यहाँ से प्राचीन लिपियां सीख कर तैयार हो जाएंगे तो मेरे जैसे जो भी सीनियर प्रोफेसर्स है और पूरे देश की सभी पांडुलिपियां देखकर कोई टेक्स्ट तैयार करना चाहता है तो आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है। हमको ये कहा जाता है कि एआई ध्वनि हो रहा है अभी तो। हाँ, मैं कोलाहल नहीं कहता हूँ, ध्वनि कहता हूँ। वो टेक्नोलॉजी वाले कोशिश कर रहे हैं OCR बनाने के लिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। पांडुलिपि रखो, उसको ग्रहण करेगा, उसका फोटोग्राफ, और उसका सद्य निमिष मात्र में देवनागरी हो जाएगा। आप बंगाली मांगोगे तो बंगाली स्क्रिप्ट में वो परिवर्तित हो जाएगी पांडुलिपि। लेकिन वो एक दीवा स्वप्न है, उसको साकार होने से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे। ये एआई वाले को मालूम नहीं है। वो लोग जानते हैं कि छपी किताब में जो वर्णमाला है उसी के अनुसार पांडुलिपि में मिलने वाला है। यद्यपि ऐसा नहीं है। ये मुकुल बताएगा कि 3 पांडुलिपियां नंदी नागरी में पढ़ी। नंदी नागरी मैसूर में चलने वाली है। 10वीं शताब्दी से उसका प्रवर्तन हुआ है और हमारे भवभूति खड़े हैं 8वीं शताब्दी में। यानी 200 वर्ष में कम से कम परिवर्तित पाठ नंदी नागरी में हो सकता है और उसके ठोस प्रमाण मुझे मिल गए हैं विद द हेल्प ऑफ मुकुल। तो हर लहिया के हस्ताक्षर भिन्न भिन्न होते हैं।
छपी किताब में क एक समान मिलेगा, ख एक समान मिलेगा, लेकिन वही क किसी एक लिपि में देखेंगे, नंदी नागरी में जो पांडुलिपियां मिली है वो अलग अलग स्थान से मिली है, अलग अलग स्थान के लेखकों ने लिखी हुई, लेखक यानी लहिया, यानी तीनों में ककार भिन्न रूप से लिखा गया होगा। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस। वो चैलेंजेस को जब तक वो सुलझा न पाए तब तक हमारी आवश्यकता है, बीच में हमारी यानी आप लोगों की, नई पीढ़ी के छात्रों की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके लिए एक बड़ा फील्ड खड़ा है। ये तो केवल वर्णों के अभिज्ञान का, ट्रांसलिटरेशन का, एक लिपि से दूसरी लिपि में लिप्यंतरित करने का सवाल है। उसके बाद वाली प्रक्रिया तो और बड़ी है, वो जो संपादन की विधा है। संपादन विधा में प्रविधि भी आती है और सिद्धांत भी आते हैं। तो जितना भी हो सकेगा इतना मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कहा गया था कि आप प्लेन में आ जाइए, लेकिन मैं ऐसे ही चला आया क्योंकि आपको मिलना था, नई पीढ़ी को मिलना था। ये बूढ़े बुजुर्ग शिष्य वत्सल हैं। हाँ शिष्य वत्सल हैं। हाँ, बूढ़े बुजुर्ग प्रोफेसर से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो लोग तो अपने बड़े बड़े उच्च आसन पर बैठ गए हैं, लेकिन सही काम तो और बहुत कुछ बाकी है। हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज की जो पब्लिकेशन निकलते हैं, वहाँ माइकल विट्जेल नाम का एक विद्वान बैठा है। वो भी 80 साल बूढ़ा हो चुका है, लेकिन यंग है। वो माइकल विट्जेल ने लिखा है एक आर्टिकल में कि भारत से कहीं विद्वान आते हैं और बड़े मुग्ध भाव से वो हमारी मजाक उड़ा रहा है। भारत से कहीं विद्वान आते हैं मेरे पास और बड़ी मुग्धता के साथ, ब्लिसफुली यूनिसेंटली हमसे ये प्रश्न करते हैं कि अब बहुत कुछ काम संस्कृत में तो हो गया, अब क्या नया रिसर्च का फील्ड है। तब मेरे मन में मुझे हंसी आती है। भारतीय विद्वान कितने मुग्ध हैं। कहना ये चाहते हैं कि आपके कोई भी ग्रंथ की क्रिटिकल एडिशन अभी बनी ही नहीं है। इने गिने ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत है, जो सही में पूरे देश की शताधिक पांडुलिपियां देखकर जिसकी समीक्षित आवृत्ति बनी हो, ऐसी समीक्षित आवृत्ति तो बहुत कम है। अभी हमारे ये जो प्रोफेसर है उनको नहीं सुनना है, हम दोनों के बीच में डायलॉग चल रहा है। अभी हमारे जो गाइड होते हैं पीएचडी के, वो लोग ऐसी ख्यालों में जी रहे हैं कि केवल 3 पांडुलिपि से समीक्षित आवृत्ति बन सकती है, या केवल देवनागरी पांडुलिपियां लेकर भी समीक्षित आवृत्ति बन सकती है, पीएचडी प्राप्त हो जाएगी। ये ऐसी गलतफहमी फैलाई जा रही है। हकीकत यह है कि पूरे देश की सभी लिपियों में लिखी गई अधिक से अधिक पांडुलिपियां जब तक हम नहीं देखते हैं, तब तक सही में मूल कवि ने, मूल शास्त्रकार ने, मूल टीकाकार ने क्या लिखा था, वो पाठ हमारे हाथ नहीं लगता है। ये मेरा स्वकीय अनुभव है। 3 दशक से अधिक समय का अनुभव इसके पीछे बोल रहा है। जैसे 3 पांडुलिपि के आधार पर, जैसे केवल देवनागरी पांडुलिपि के आधार पर समीक्षित आवृत्ति बनती है। 2 गलतफहमी है उसमें। तीसरी एक ये भी है कि केवल अप्रकाशित पांडुलिपि, अप्रकाशित ग्रंथ ही आपको लेना है। वो भी बड़ी गलती है। जैसे माइकल विट्जेल कहता है, हाँ ग्रंथ छप चुके हैं संस्कृत के, लेकिन सबकी समीक्षित आवृत्ति तो बनी नहीं है। आपके लिए बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। तो आज से ये बात समझ लीजिए आप। बस इस संदेश देने के लिए मैं आया हूँ। वक्तव्य तो होते रहेंगे, हो ही जाएंगे, लेकिन बात ये कहना चाहता हूं कि किसी भी ग्रंथ की हमारे पास समीक्षित आवृत्ति नहीं, यानी कोई भी प्रकाशित ग्रंथ हो तो भी उसकी समीक्षित आवृत्ति अपेक्षित है। जैसे उत्तर रामचरित है। ये नाट्य शास्त्र की बात करें तो वडोदरा से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में 1926 में उसकी समीक्षित आवृत्ति निकाली है रामकृष्ण कवि ने। अब हम बात करेंगे उसकी। फिर भी उसमें कितना सारा काम बाकी है आज भी। स्ट्राइक हुआ दिमाग में।
1926 में निकली है, यानी 100 साल के बाद 2026 में मैं बोल रहा हूं। हमको ये कहा जाता है कक्षाओं में कि नाट्यशास्त्र की समीक्षित आवृत्ति बड़ौदा से निकली है गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में, फिर भी कितना आधा अधूरा काम हुआ है वो अभी सुनने के बाद समझ में आ जाएगा, आप समझे? तो काम अनंत है, आप सबकी अपेक्षा है और वो हमें ही करना होगा। ये यश विदेशियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, ये यश विदेशों में नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं, आप लोग अपना जीवन देने के लिए इसको मुख्य विषय बना के यहाँ बैठे हैं कि संस्कृत स्पेशलाइजेशन में MA, विद्या वाचस्पति, विद्या वारिधि इत्यादि में करता रहूं। काम तो बहुत सारा बाकी है, लेकिन हम कुछ ऐसे घटिया विषय लेकर सेकेंडरी रिसर्चेस में पड़े हैं, रामायण कालीन आयुध, रामायण कालीन स्त्री जीवन, वेदों में पर्यावरण, these are all nonsense। जब तक हमने संस्कृत ग्रंथों की समीक्षित आवृत्ति नहीं निकाली है तब तक ये सारा जो कल्चरल स्टडीज है या सोशियोलॉजिकल स्टडीज है, ये सब बाद की प्रवृत्ति है। सबसे पहला तो यही काम होता है कि उस ग्रंथ की हम समीक्षित आवृत्ति बनाए। द फर्स्ट जॉब, प्रथम शोध कार्य का विषय होता है पाठ की शुद्धि, पाठोद्धार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब मूल ये भूमिका रूप में मैंने बोल दिया आपको कि आप ऐसा न सोचे कि बहुत कुछ काम हो गए, हम और क्या नया जोड़ेंगे। आप बहुत कुछ नया कहना बाकी है। ओके, अब ये उसका हैंडलिंग कौन करेगा, कैसे किया जाता है मुझे बता दीजिए उसको। अच्छा, ऐसे करना है, ओके फाइन। ये माइक चलता है? Am I audible? भारतीय नाट्यशास्त्र की पाठालोचना, यहाँ भारतीय शब्द का अर्थ समझ लीजिए। भारतीय का अर्थ इंडियन नहीं है। भरत मुनिना यत् प्रणीतम शास्त्रम तद भारतीयम शास्त्रम, भारतीयम नाट्य शास्त्रम। हाँ, भरत मुनिना यथा पाणिनि प्रणीतम व्याकरणम पाणिनीयम व्याकरणम उच्यते तद्वत् भरत मुनिना यत् शास्त्रम यद नाट्य शास्त्रम प्रणीतम तद भारतीयम नाट्य शास्त्रम। तो किसी भी कृति की साहित्य शास्त्रीय समीक्षा से पहले उस कृति की पाठ समीक्षा होनी चाहिए। ये महासिद्धांत है, उसको पहले लिख लीजिए। कि कक्षाओं में हमको ये सिखाया जाता है कि भाई उत्तर रामचरित का रसास्वाद करवाइए, उत्तर रामचरित फलाने पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। हम रसदर्शन करवाते हैं, पात्रलेखन के प्रश्न पूछते हैं कक्षाओं में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते हैं, कभी हमारे शिक्षकों ने हमको ये नहीं कहा कि आप छपी किताब में जो नाट्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, छपी किताब में जो उत्तर रामचरित पढ़ रहे हैं, क्या वो वही भवभूति ने, वही कालिदास ने लिखा था? छपी किताब पर विश्वास नहीं करना है। सबसे पहले वहीं से बात, शोध कार्य करना है तो छपी किताब पर विश्वास न करें, उसको मूलगामी पाठ न माना जाए, उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए। क्या यही लिखा था? अब उसका जवाब खोजने के लिए आपको प्रिंटेड बुक्स की लाइब्रेरी में नहीं जाना होगा। नाउ यू हैव टू गो टू ए मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यही लिखा था या नहीं, बस इतना छोटा सा प्रश्न, उसका उत्तर, उसका समाधान खोजने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द मैन्युस्क्रिप्ट्स, यू हैव टू विजिट द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग। कौन कौन से संग्रहालय में कैसी कैसी पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई है, उसकी पहले जानकारी आपको हासिल करनी होगी। इसीलिए ये वाक्य है, एनी
literary criticism should be preceded by the textual criticism. किसी भी कृति की साहित्यिक आलोचना करने से पहले आपको उस पाठ की आलोचना करनी होगी। ये प्रामाणिक पाठ पर हम काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे ही? बात ऐसी है कि 1810 1825 के आसपास भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आती है। प्रिंटिंग प्रेस 19वीं शताब्दी के आरंभ में आते हैं। वैसे तो 1450 में जॉन गुटनबर्ग ने जर्मनी में उसका आविष्कार कर दिया था, लेकिन भारत में आते आते उसमें भी रिवीजन होता है ना, G2 G3 अब G5 आ गया उसी तरह से उसमें भी रिवीजन होते हुए भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस आए, बंबई में प्रेस लगा, निर्णय सागर प्रेस, कलकत्ता में, मद्रास में, कुंभकोणम में, तो जैसे ही भारत में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, मशीनी छपाई काम आया, तो जल्दबाजी में अपने शहर में से किसी के घर से 2-4 जो पांडुलिपि मिली उसको लेकर ग्रंथ छपने लगे। निर्णय सागर प्रेस वालों को कोई जल्दी होती है, नई नई टेक्नोलॉजी हाथ में आई तो वो वहां कौन रुकेगा कि चलो मद्रास से 4 पांडुलिपि मंगाओ, चलो कश्मीर से मंगवाओ, चलो बंगाल से मंगाओ, सबको कंपैरेटिव स्टडी करने बैठो। और वो भी अंग्रेज लोग आकर सिखा गए क्रिटिकल हाउ टू क्रिएट ए क्रिटिकल एडिशन। तो भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आते ही बिना आलोचना किए जो भी हाथ लगे पांडुलिपि उसी के आधार पर हमारे ग्रंथ छप गए और वही पाठ्यक्रम में निर्धारित हो गए, हम पढ़ाने लगे, डिग्रियां हासिल करने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे हम प्रबुद्ध होते जा रहे हैं कि भाई ये विश्वसनीय पाठ नहीं है जो कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। So we should examine the oldest manuscript. प्राचीनतम पांडुलिपि में क्या है, देश की सभी लिपियों में कैसा कैसा उसी ग्रंथ का पाठ चलता है। अब वो कंपैरेटिव स्टडी एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक दृष्टि से उन पांडुलिपियों के का भी पौर्वापर्य हम देखते हैं और परस्पर में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और सही पाठ को खोजने की कोशिश करते हैं। तब जाके जो पाठ बनेगा वो समीक्षित पाठ होगा। इसीलिए प्रथम स्लाइड में जो वाक्य है वो महासिद्धांत है, वहां से खोज कार्य का आरंभ होता है। किसी भी ग्रंथ की साहित्य शास्त्रीय समीक्षा करने से पहले उस ग्रंथ की पाठ आलोचना या पाठ समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, बिना पाठ समीक्षा किए कोई भी ग्रंथ का कोई भी मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। यदि सही दिशा में आपको शोध कार्य करना है तो सेकेंडरी रिसर्च का तो बहुत अवकाश है ही, जैसे मैंने आपको बोल दिया। समझ गए? नेक्स्ट, अब देखिए नाट्यशास्त्र 36 अध्याय है। अब जो प्रकाशित स्वरूप है एक आपके सामने है, वडोदरा की क्रिटिकल एडिशन 1926 में निकली, सेकंड एडिशन 56 में निकली, निर्णय सागर प्रेस में उससे पहले निकली थी, जिसमें बहुत सारे लुप्तांश है, खंडितांश है, अशुद्धियां हैं। देखिए वो कौन सा समय है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद तुरंत छपने लगी, उस समय का है। अब काशी का एक संस्करण निकला। अब ये देखिए आजादी के पहले का समय चल रहा है, और उन्नी और पिशारोटी यानी साउथ इंडिया से भी नाट्यशास्त्र निकला, NP उन्नी। अब ये जो 36 अध्याय का मामला है, केवल मैंने आपके सामने इंडेक्स रखी है, तो आप देख सकते हैं कि कितना आगे पीछे है, एक समान पाठ नहीं है। दक्षिण भारत की नाट्यशास्त्री की पांडुलिपि के आधार पर जो पाठ प्रकाशित हुआ है, उनके आप 7 अध्याय तक देखेंगे, 7 या 8 तक, तो ठीक चलता है, लेकिन श्लोक संख्या आगे पीछे हो रही है। यहां देखिए 321, यहां 302, यहां 320 है। अब ये इतना केवल कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने रहने से ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, कितने श्लोक लिखे थे। As and when you compare already published books
ऑफ नाट्य शास्त्र, यू विल कम टू नो ये बहुत गड़बड़िया है। कहने के लिए 1926 में क्रिटिकल एडिशन बन गई, रामकृष्ण कवि ने बड़ी मेहनत से, और उन्होंने लिखा भी है कि ही हैज कलेक्टेड 40 मैन्युस्क्रिप्ट्स, 40 पांडुलिपियों के आधार पर नाट्य शास्त्र की 1926 में क्रिटिकल एडिशन बनी। लेकिन उसके लिए प्राधान्य कहां पर था? उनके दिमाग में यह बात आई कि मैं नाट्य शास्त्र को अभिनव गुप्तपादाचार्य की अभिनव भारती के साथ प्रकाशन करूं। तो अभिनव भारती के पाठ को ध्यान में रखते हुए नाट्य शास्त्र के श्लोकों को चुनकर उसमें रख दिया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात नहीं हुई। अभिनव गुप्तपादाचार्य 10वीं 11वीं शताब्दी में आते हैं, भरत मुनि बैठे हैं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में। यानी अभिनव भारती टीका की समीक्षित आवृत्ति बनानी है या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के श्लोकों की आवृत्ति बनानी, उसके विषय में स्पष्टता नहीं थी। और 1933 में वीएस सुक्तंकर जी ने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से फर्स्ट टाइम आदि पर्व की क्रिटिकल एडिशन बनाई। वहां से भारत की ये क्रिटिकल एडिशन बनाने का इतिहास शुरू होता है 1933 से। उससे पहले ये तो काम हुआ। यानी जब तक वीएस सुक्तंकर जी ने क्रिटिकल एडिशन बनाने के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, उसकी प्रविधि, उसके प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश नहीं किए थे, उससे पहले ये काम हो गया। और आज दिन तक हम मानते हैं कि हाँ, बड़ौदा की क्रिटिकल एडिशन नाट्यशास्त्र की है, उसको लेकर हम कोई भी रिसर्च वर्क कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अभी भी उसमें चैलेंजेस है, बहुत सारी चैलेंजेस है। ये देख ही रहे हैं आप लोग, एक अध्याय में से 2 टुकड़ा करके 2 अध्याय बना दिए। देखिए ये अंगाभिनय था, अंगाभिनय दोनों आ जाएंगे, शरीर और हस्त। लेकिन यहाँ एक कॉम्पैक्ट रूप था, अब उसमें और वृद्धि भी होती चली गई, और चारि विधान नाम का जो अध्याय था वो नीचे चला गया, क्योंकि एक में से 2 अध्याय बना दिए। अब समझे? तो उसी रूप में पूरा नाट्यशास्त्र का स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। ऐसे करने से हो जाएगा? ठीक है। अब इसको पढ़िए बीच वाले में। इसमें अध्याय के क्रम में भेद है। नंबर 1, श्लोक संख्या में आगे पीछे है। अध्यायों के नाम भी बदलते जा रहे हैं। अध्याय का विभाजन होता रहा है। श्लोकों का कुल योग आप देखिए, टोटल श्लोक संख्या। अब इनमें से भरत मुनि ने क्या और कितना लिखा था, वो शंका के दायरे में आकर खड़ा रह जाता है। बस इतना ही जो आप परस्पर वैषम्य देख रहे हैं, उस वैषम्य से सिद्ध हो जाता है कि अभी भी नाट्यशास्त्र की समीक्षित आवृत्ति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वी आर नॉट एट ए कंक्लूडिंग पॉइंट। हम वो निश्चितता के लेवल तक नहीं पहुंचे कि यही और इतने ही श्लोक भरत मुनि ने लिखे थे। अब समझे? ये स्थिति संस्कृत के प्रत्येक ग्रंथ की है, यहां तक कि मल्लिनाथ फॉर एग्जाम्पल, रघुवंश इत्यादि महाकाव्य पर मल्लिनाथ की कमेंट्री हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन जो निर्णय सागर से मल्लिनाथ आपके हाथ लग गया, उसको आप पढ़ते हैं। जरा जाके मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी से मल्लिनाथ की कमेंट्री ले आइए, अलग अलग स्थानों से। इवन इन द टेक्स्ट ऑफ दिस मल्लिनाथ देयर आर मेनी वेरिएशंस। उसमें भी बहुत सारे पाठ भेद है। हमारी टीकाओं में भी ये बात, आप सोचेंगे कैसे ये हो गया होगा? आप सोच सकते हैं उसका कारण? मल्लिनाथ तो लिखकर मर गया, भगवान के घर पहुंच गया, बाद उसके हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि लहियाओं के हाथ लगी। अब लहिया विद्वान भी हो सकता है। क्या होगा जब आप कॉपी करेंगे एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि, तो आपके अंदर बैठा पंडित मल्लिनाथ प्रकट होगा। मल्लिनाथ को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इतना और जोड़ सकता हूं मैं यहां। मल्लिनाथ ने केवल अमर को इत्यमरहा, किसी शब्द का अर्थ देने के लिए इत्यमरह करके अमरकोश कोट किया होगा। आपने हलायुद्ध भी रख लिया है,
तो आप उसमें एक और पंक्ति जोड़ देंगे, हलायुध में ऐसा अर्थ है। मल्लीनाथ तो चला गया, वो आपका हाथ पकड़ने आने वाला नहीं है। नाउ यू आर फ्री। अब समझ गए मेरी बात? तो जब जब भी एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि बनती है और वो दूसरी पांडुलिपि बनाने वाला लहिया विद्वान है, तो क्या करेगा? ही विल टेम्पर, उसके साथ खिलवाड़ करेगा। कालिदास का कोई काव्य है, आप में भी कवित्व है, तो आप में कालिदास प्रकट होंगे। मैं भी एक श्लोक लिख सकता हूं, ऐसा लिख दूंगा, क्योंकि कालिदास तो हाथ पकड़ने आने वाला नहीं है। यू आर फ्री। शाकुंतल में मेरे ध्यान में ऐसे ऐसे श्लोक आए हैं जो हम एकांत में भी नहीं पढ़ सकते हैं, इतने अश्लीलता से भरे श्लोक हैं। दुष्यंत शकुंतला का रंगमंच पर जब दोनों अकेले रहते हैं, दोनों सहेलियां चली जाती हैं, तो दुष्यंत क्या क्या डिमांड करता है। ताज्जुब रह जाते हैं कि कालिदास ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कालिदास अश्लील नहीं लिखते हैं, कुमार संभव में भरपूर लिख दिया है, लेकिन यहां जो प्रसंग चलता है वहां उसकी प्रस्तुति नहीं हो सकती। ऐसा सभी ग्रंथों में पाया जाता है, वो साइंटिफिक वर्क्स हो या लिटरेचर का हो। सर्वत्र लहिया में यदि थोड़ी भी विद्वत्ता होती है और दूसरी पांडुलिपि बनाने का मौका आता है, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथी से पांचवी पांडुलिपि बनाने का मौका आएगा, तो ये बात निश्चित है कि मूल पाठ अपने स्वरूप से गिरावट प्राप्त करेगा। यथा तथ रूप में रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। वो तो तब होता है जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आती है। अब जेरोक्स मशीन कुछ नहीं करेगा, आप जैसी प्रति रखेंगे वैसे ही वो प्रकट करके दे देगा। अब वो जमाना नहीं है। आधुनिक कवि लोग सलामत है, उनके लिखे हुए कोई भी काव्य में कोई नया श्लोक नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसकी तो 1000 प्रति निकलेगी। आधुनिक प्रेस में 1000 या 500 नकल निकलती हैं। आप अपनी घर वाली कॉपी में कुछ परिवर्तन कर लेंगे, बाकी तो 499 प्रति में तो यथावत सही पाठ रहेगा। वो फैसिलिटी हमारे प्राचीन कवियों के हाथ में, टीकाकारों के हाथ में, शास्त्रकारों के हाथ में नहीं थी। इसीलिए वो हमारी आज शिरोवेदना बन गई है कि मौलिक पाठ क्या रहा होगा, सही पाठ क्या रहा होगा। जैसा हम देख रहे हैं नाट्यशास्त्र में, तो 26 में जो गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, उसमें आगे सो कॉल्ड मैंने जोड़ दिया, तथा कथित। इस सही में समीक्षित आवृत्ति नहीं, तथा कथित, इट इज सो कॉल्ड क्रिटिकल एडिशन। क्योंकि 1933 में भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फॉर द फर्स्ट टाइम महाभारत की समीक्षित आवृत्ति बनाई। उससे पहले वाला ये काल था। जो वडोदरा से नाट्यशास्त्र निकली है, वो केवल नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि पर आधारित नहीं है। उसका मतलब यह है कि अभिनव भारती के आधार पर नाट्यशास्त्र फिक्स किया है। दो तरह की होती है पांडुलिपियां। एक पांडुलिपि ऐसी होगी जिसमें एक्सक्लूसिव भरत मुनि का नाट्यशास्त्र लिखा होगा। दूसरी ऐसी भी कुछ पांडुलिपियां हैं कि पहले भरत मुनि का एक श्लोक लिखेगा, नीचे अभिनव गुप्तपाद की कमेंट्री आएगी। अब समझे, श्लोक एंड कमेंट्री, श्लोक एंड कमेंट्री। तो ऐसी पांडुलिपियों लेकर ये समीक्षित आवृत्ति बनाई गई है। इसमें नाट्यशास्त्र के श्लोकों का पाठ तो अभिनव भारती के अनुसार अनुसरती, अभिनव भारती का अनुसरण करते हुए भरत मुनि के श्लोक का स्वरूप निर्धारित किया गया है। अब समझे, 11वीं शती में अभिनव गुप्तपाद के सामने जो नाट्यशास्त्र था उसका पाठ उन्होंने प्रकाशित किया। और भरत मुनि तो कितने पुराने हैं, और ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में रामायण के काल में है। ठीक है, रामकृष्ण कवि का प्राचीन से प्राचीनतर पाठ खोजने का उपक्रम ही नहीं था। उसको अभिनव गुप्त से भी पहले वाले नाट्यशास्त्र को खोजना चाहिए ना। अब समझे, ये होता क्या है, मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, यानी 2026 में मुझे इतिहास में पीछे जाना होगा। कहां तक? भरत मुनि के समय तक जाना होगा।
पूरा उपक्रम हमारा प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ, और हो सके तो मूलगामी पाठ खोजना, ये हमारा लक्ष्य होता है। लेकिन नाट्यशास्त्र की जब समीक्षित आवृत्ति बनाई गई तो एट द मोस्ट वो अभिनव गुप्त के अनुरूप कौन सा श्लोक होगा वही खोजने को रहे। यानी 11वीं शताब्दी से भी पहले वाला नाट्यशास्त्र क्या रहा था वो उनकी इंक्वायरी का विषय नहीं बना था। क्लियर? इसी समीक्षित आवृत्ति में वंशवृक्ष पद्धति का परिपालन नहीं हुआ था। स्टीमा कोडिकम प्राप्त की गई पांडुलिपियों का पारस्परिक संबंध खोजना होता है। जैसे हमारे फैमिली में एक फैमिली ट्री होता है ना, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, हमारे लिए वो तैयारी करके आए। अच्छा, समझ गया। तो बात ये थी कि वंशवृक्ष पद्धति जो क्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए उपयुक्त की जाती है, उसमें उपलब्ध या एकत्रित की गई पांडुलिपियों का पारस्परिक संबंध खोजा जाता है। जैसे हमारी फैमिली में पितामह होते हैं, उसके आगे प्रपितामह होते हैं। ऐसा करते करते हम ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई। तो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, एक पीढ़ी नामा जिसको बोलते हैं, उसी तरह से पांडुलिपियों का भी पीढ़ी नामा, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, उस प्रविधि का परिपालन नाट्यशास्त्र की समीक्षित आवृत्ति में नहीं होता था। इसके विषय में बात करूं, मेरे तीसरे व्याख्यान में ये डिटेल में आएगा। तो अनुगामी संपादकों ने वासना निर्धारण का प्रयास भी नहीं किया। रामकृष्ण कवि 1926 में काम करके चले गए। उसके बाद रामस्वामी आए, उसके बाद के कृष्णमूर्ति जी आए, धारवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वीएम कुलकर्णी जी आए। उसके साथ मेरे गुरुवर्य प्रोफेसर तपस्वी नांदी जुड़े। यानी 3-4 व्यक्तियों ने हर दशक या 15-20 साल बाद नाट्यशास्त्र की रिवाइज्ड एडिशन निकालने का उपक्रम किया। लेकिन दुर्भाग्यवशात एक बड़े सम्मानीय वंदनीय व्यक्ति है, हाँ, नंदी साहब होते तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, यहाँ मेरे गुरु होते डर लगता है, कोई स्मरण करते हुए भी डर लगता है तो मैं किसके विरुद्ध में बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत है इसलिए बोलना पड़ता है। एक पाठालोचना का विषय ऐसा ही है कि मैं बड़े से बड़े विद्वान के लिए कटु शब्द का मुझे प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो इस मेथोडोलॉजी से अभिज्ञ नहीं थे और ये गलती हमसे न हो जाए, इसलिए मैं उनका नाम स्मरण भी करना अनिवार्य समझता हूँ कि उन लोगों ने जो छपी किताब थी रामकृष्ण कवि के द्वारा, उसमें कुछ कुछ श्लोकों में पाठ शुद्धि का प्रयास किया या मुद्रण दोष हटाने का प्रयास किया, या कोई अलंकार शास्त्र में कोई उद्धरण मिल गया होगा उसके आधार पर उस पाठ को ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन दे हैव नॉट ट्राइड टू फाइंड आउट द रिसेंशन। रिसेंशन यानी शाखा भेद। हमारे ग्रंथों का 2 भाग में बंटवारा प्रायः होता ही है। उत्तर भारत में उस ग्रंथ का एक स्वरूप होता है, दक्षिण भारत में दूसरा स्वरूप होता है। जैसे रामायण की उत्तरी वाचना और दक्षिणी वाचना, महाभारत की उत्तरी वाचना और दक्षिणी वाचना, इसको शाखा भेद कहते हैं या अंग्रेजी में रिसेंशन कहते हैं। तो नाट्यशास्त्र के 4-4 बार संस्करण निकले, लेकिन एक भी प्रोफेसर ने, एक भी नए संपादक ने नाट्यशास्त्र कितने प्रवाहों में प्रवाहित हुआ है इस देश में, उस वाचना भेद का निर्धारण नहीं किया। दिस इज द ड्रॉबैक। कोई भी ग्रंथ कितनी शाखाओं में चल रहा है, पूर्वी शाखा में कैसे, यानी गौड़ीय परंपरा में बंगाल की, और इस ग्रंथ का स्वरूप कैसा है, पश्चिम भारत में इस ग्रंथ का स्वरूप कैसा है, उत्तरी
प्रांत में कैसा है, दक्षिण भारत में कैसा है, एक एक ग्रंथ, लेकिन देश के विभिन्न स्वरूप, प्रदेशों में विभिन्न स्वरूप वाला पाठ चलता है। उसकी और हमारा हमारे यानी पाठ गवेषक का ध्यान होना चाहिए। तो वाचना निर्धारण का प्रयास नहीं हुआ कि कृष्णमूर्ति ने सुबोध एवं निर्दुष्ट पाठ तैयार करने को करके ही संतोष माना। एक वायबल टेक्स्ट में दे रहा हूं, कम से कम आई कैन क्लेम कि उसमें कोई दोष नहीं है। अब ग्रामेटिकली करेक्ट है, छंद की दृष्टि से करेक्ट श्लोक है, लेकिन वो रिसेंशन नहीं खोजने बैठते हैं। वीएम कुलकर्णी एवं प्रोफेसर नांदी जी ने नेवारी पाठांतर को जोड़े। कहीं से बाद में नेपाल की कोई पांडुलिपि उनके हाथ लग गई तो नेवारी पाठांतर जोड़ दिए। कुछ न कुछ नया किया है, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में खोजना था वो नहीं खोजा। नाट्यशास्त्र के नेवारी पाठ का स्वातंत्र या समान वंशजत्व का विमर्श भी उन्होंने नहीं किया। जो पाठ ऑलरेडी छपा है उसमें कौन सी परंपरा नेपाल में चल रही है। कहने के लिए अलग देश है, लेकिन वो भी एक हिंदुस्तान का भाग है। आज भी वहां हिंदू धर्म ही है, तो सभी ग्रंथ वहां है, नेवारी परंपरा होती है। नेक्स्ट, अब ध्यान से एक बात समझिए, आप इस स्लाइड को गौर से आप समझिए, जो आपका इस विषय में ठीक तरह से प्रवेश करवाएगा। संस्कृत पाली प्राकृत, संस्कृत शब्द के साथ अनिवार्य रूप से अविनाभाव संबंध से पाली प्राकृत का समावेश हो ही जाता है। बिना पाली प्राकृत का अभ्यास किए आप संस्कृत के अच्छे विद्वान नहीं बन सकते हैं। यदि आप पाली प्राकृत नहीं जानते हैं तो उसके कोर्सेज कर लीजिए, भोगीलाल लहरचंद वगैरह में चलते हैं, हाँ, समर वेकेशन में। किसी भी संस्कृत विद्वान को सही अर्थ में संस्कृत के विद्वान बनना है तो उसके लिए पाली और प्राकृत का ज्ञान अनिवार्य है। टेक इट फ्रॉम मी। तो हमारे जो संस्कृत ग्रंथ है कितनी वैरायटी वाले हैं, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सभी अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का पाठ संचरण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जो पाठ आता है उसकी विधा अलग है। वेद मंत्र है फॉर एग्जाम्पल, तो पिता पुत्र परंपरा में या गुरु शिष्य परंपरा में चले आते हैं, मौखिक परंपरा से आते हैं, ओरल ट्रेडिशन चलती है, और उसमें भी जटा पाठ, घन पाठ, क्रम पाठ, अष्टविकृति के साथ वेद के प्रत्येक वर्ण को उसके सही उदात्त अनुदात स्वर के साथ अद्यावधि सुरक्षित रखने का उपक्रम किया गया, क्योंकि हम मानते रहे हैं, हमारी श्रद्धा है इस बात में कि वेद भगवान का उच्छ्वास है। तदेतत् महतो भूतस्य निश्वसितम् एतत्, छंदोग्य उपनिषद। वेद मंत्र भगवान का निश्वास है, इसलिए बड़ी सावधानी से हमने उसको यथातथ सुरक्षित रखा। यानी वो एक साहित्य ऐसा है कि जो पाठालोचना के कार्यक्षेत्र से बाहर है। वेद मंत्रों में पाठ भेद मिलते नहीं है। वेद मंत्रों में यदा कदाचित शकार का खकार हो गया तो उसको हमने शाखा भेद नाम देकर शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद करके, ये मध्यंतरी संप्रदाय का ये कृष्ण यजुर्वेद क्या उच्चारण है ऐसा करके उसको सीमित कर दिया। तद भिन्न कोई पाठ भेद पाठांतर वेद मंत्रों में नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो पाठालोचना यानी क्रिटिकल एडिशन के कार्यक्षेत्र से बाहर है। वेद मंत्र, मंत्र संहिता है। उपनिषद यद्यपि ऐसे नहीं है, उपनिषद यद्यपि वेद मंत्रों का ही भाग है, फिर भी उसमें पाठांतर प्रविष्ट हुए हैं। जर्मन के विद्वान आज भी उपनिषदों की क्रिटिकल एडिशन बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब पांडुलिपियां देखी थी उसमें पाठांतर प्रविष्ट हुए हैं। लेकिन जो उपनिषद से ऊपर वाला भाग है, मंत्र संहिता, वहां पाठांतर नहीं है। दूसरा एक प्रोक्त साहित्य है। प्रवचनेन उक्तम इति प्रोक्तम तेन प्रोक्तम, पाणिनि का सूत्र है। तो रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण एक ऐसा ग्रंथ साहित्य हमारे पास है जो कथावाचकों के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। व्यास ने गणेश जी से लिखवाया है ना, बाद में वैशंपायन ने
उसके बाद शौनकादि मुनियों के सामने सुत पुराणियों ने पाठ किया, और आज भी ठहर ठहर प्रत्येक गांव में अनेक कथाकार प्रवचन करते रहते हैं। अब जब भी कोई कथावाचक नया आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी ओर से अपने जेब से एक दो नया आख्यान उपाख्यान जोड़ देगा। मुरारी बाबू आएंगे, फलाना बाबू आएंगे, कोई कोई बाबू आते रहते हैं, और ये बिना टेक्स्ट खोले ऐसे मुख से ही प्रवचन करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हैं, देवी भागवत सुनाते हैं। हम कभी पूछते नहीं कि बाबा टेक्स्ट को खोल के पढ़ के तो सुनो सुनाओ। यानी एक साहित्य, इंद्र सहस्राक्ष होता है ना, 1000 खिड़कियां खुली है, जो चाहे उसमें पत्थर ठोकता है, एक नया आख्यान उपाख्यान जुड़ता रहता है। यानी ये नित्य विकसनशील ग्रंथ है, नित्य परिवर्धन होता रहता है। उसी को जर्मन स्कॉलर प्रक्षिप्त भाग कहते हैं, इंटरपोलेटेड। हम बैठे हैं, बाहर से कोई पत्थर चला है और खिड़की से अंदर आया, तो क्या हुआ, प्रक्षेप हुआ। मिसाइल लगता है, तो कथाकार लोग भी मिसाइल छोड़ते थे। रामायण महाभारत अष्टादश पुराण में ओरिजिनल व्यास ने जो गणेश जी से लिखवाया था वो हम तक नहीं आया है, उसमें बहुत कुछ नया जुड़ गया है। उसको मैं एक दूसरे उदाहरण से भी कहता हूँ। जैसे हिमालय पिघलकर गंगा जी शुरू होती है, ऋषिकेश तक तो पानी स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही वो गंगा जी हरिद्वार पर आई और एक महाकुंभ का मेला लग गया, क्या होगा, लाखों लाखों शरीर का वो पानी भ्रष्ट हुआ, और आगे पानी बढ़ा, बनारस शब मिले, और आगे गया तो फैक्ट्रियों के जल जुड़ते गए, और जैसे वो हुबली कलकत्ता में गंगा सागर पर पहुंचेगी, वो गंगा नदी वो स्पर्श करने योग्य नहीं रहेगी, आचमन भी नहीं करने, चमड़ी का रोग हो जाएगा। उसी तरह से कालिदास ने, व्यास ने, वाल्मीकि ने जो लिखा था वो पाठ बहता हुआ जब आपके हाथ में आता है, पांडुलिपियों के माध्यम से आता है, तो वो पाठ मौलिक स्वरूप में नहीं रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि छपी किताब पर विश्वास न करें। नो रिसर्च विदाउट मैन्युस्क्रिप्ट एंड नो मैन्युस्क्रिप्ट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। नो रिसर्च विदाउट मैन्युस्क्रिप्ट एंड नो मैन्युस्क्रिप्ट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। इसलिए भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू करवाया, जिसका अब नया नामकरण हो गया है ज्ञान भारतम। मोदी जी ने उसका नया नाम दिया, पांडुलिपियां। और अब धीरे धीरे याद रखिए, आप पर एक नियंत्रण आने वाला है कि रिसर्च करनी है, पीएचडी कमानी है आपको, तो यू आर सपोज टू डू रिसर्च वर्क ऑन ओनली मैन्युस्क्रिप्ट। सेकेंडरी रिसर्च बंद हो जाएगी। ऐसे दिन आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। इसीलिए ये शिक्षा दीक्षित आपके बहुत काम की है, ठीक है। अच्छा, तो अब उसका कैसे संपादन किया जाए, रामायण महाभारत जिसमें इतने सारे प्रक्षेप हुए हैं, अनेक कथावाचकों ने अनेक आख्यान उपाख्यान जोड़ दिए हैं, तो उसमें विभिन्न कालखंड के, विभिन्न प्रदेश के अनेक आख्यान उपाख्यान मिलते हैं आपको। तो वीएस सुक्तंकर जी कहते हैं कि हम प्रोक्त ग्रंथों की ऐसी, ये प्रोक्त इत्यादि एक डिवीजन मैंने बनाया है, उस मेरे पहले वाले ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको, यानी एसएम कत्रे वगैरह की किताब में नहीं है, मेरा ब्रेन चाइल्ड है ये। तो ये प्रोक्त ग्रंथ जो होते हैं उसके संदर्भ में वीएस सुक्तंकर जी ने कहा कि हमने व्यास जी ने जो गणेश जी से लिखवाया था वो पाठ नहीं खोज निकाला है, हम तो ऐसे क्रिटिकल एडिशन बना रहे हैं कि बंगाल के पाठक यदि उसको पढ़े तो उसको लगना चाहिए हाँ मेरा महाभारत है। यदि कश्मीर का कोई व्यक्ति पढ़े तो उसको भी लगे हाँ ये मेरा महाभारत है। दक्षिण वाला पढ़े तो उसको, यानी पूरे समग्र के विविध पाठ परंपराओं का यहाँ प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसा गुणोपसंहार न्याय से सर्वत्र संदोहन करके हमने ये क्रिटिकल एडिशन बनाई। इसीलिए मैंने लिखा है ये संदोहन पद्धति है।
सभी प्रदेशों के अच्छे अच्छे आख्यान उपाख्यान एकत्र करके रखे गए हैं। तो रामायण महाभारत और अष्टादश पुराण की क्रिटिकल एडिशन किस मेथड से बनी है? संदोहन पद्धति से, जिसके इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। इक्लेक्टिक प्रिंसिपल, यहां से ये चुना, वहां से ये चुना, यहां से ये लिया, सबका प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसा पाठ हमने तैयार किया है। लेकिन ये मेथोडोलॉजी केवल प्रोक्त के लिए सही है, उसको कृत साहित्य पर नहीं लगा सकते हैं। ये जो कृतियां हैं, इसको मैं मल्टी ऑथरशिप वाली रचना भी कहता हूं। अनेक कर्तृक रचनाएं हैं, अनेक कथावाचकों ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा है। वो एक कर्तृक कहने के लिए आरंभ काल में वाल्मीकि ने लिखा रामायण, लेकिन जैसे ही सीता जी के दोनों पुत्र को पढ़ाया, लव कुश को, और उनके द्वारा जो एक पांडुलिपि की परंपरा शुरू हुई, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग में पाठ परंपरा शुरू हुई, तो वहां के स्थानिक लोगों ने बहुत कुछ नया बदल दिया, जोड़ दिया। इसीलिए प्रथम क्षण में एक कर्तृक रचना है, लेकिन कालांतर में क्योंकि वो कथा प्रवचन के माध्यम से हम तक पहुंची है, पाठ संचरण की, टेक्स्ट ट्रांसमिशन की विधा की ओर हमें ध्यान देना है। प्रत्येक ग्रंथ के साथ प्रॉब्लम अलग होते हैं। अलग क्यों होते हैं? क्योंकि अलग तरीके से हम तक पहुंचे हैं। टेक्स्ट ट्रांसमिशन की मेथड बदल जाती है तो उसके प्रॉब्लम बदल जाते हैं। प्रॉब्लम बदल जाएंगे तो आपको समाधान भेद, मेथोडोलॉजी बदलनी होगी। बुखार एक व्यक्ति को लगा है, दूसरे को लगा है, तीसरे को लगा है, तो डॉक्टर सबको एक दवाई नहीं देगा, ब्लड चेक करवाएगा। फ्लू है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या है, उसके अनुसार उसको दवाई दी जाती है। उसी तरह से हमें भी हमारे संस्कृत ग्रंथों के साथ कौन कौन सी समस्या है, उस समस्या को पहचानने के लिए उसके पहले तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। कौन से ग्रंथ के मैं क्रिटिकल एडिशन बना रहा हूं। यदि वो प्रोक्त ग्रंथ है तो उसके लिए संदोहन पद्धति, इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स है। यदि वही ग्रंथ प्रयोगजन्य एवं प्रयोगशील परंपरा में आते हैं, देखिए आयुर्वेद है, तो अनेक लोगों ने जड़ी बूटियां पर प्रयोग प्रैक्टिकल्स किए होंगे कि भाई चलो उसको लगा देते हैं, उसको ठीक होता है नहीं, कोई जड़ी बूटी दूसरे को देते हैं, उसका उपयोग कैसा हो रहता है। तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग सर्टन, उसका एक निर्धारण होकर बाद में वो श्लोक का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप पकड़ता है। चरक एवं सुश्रुत नाम स्वयं भी आप ध्यान से सुनिए जरा, व्याकरण की दृष्टि से। सुश्रुत, इसने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सुना है। चरक, चरति सचर कहा, गांव गांव घूम घूम कर वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों का गुण दोष जाने हैं। आप समझे? उसमें क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है ना। चरक संहिता बोलते हैं, सुश्रुत संहिता बोलते हैं, तो उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट, एक अनुभव का संग्रह है, ये बात समझ में। कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है वो। तो हमारे संस्कृत ग्रंथ ऐसे है। उसी तरह से नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उनके पहले 200-250 या 2000 नाटक देखे होंगे, लिखे गए होंगे, जिसको देखकर बाद में भरत मुनि ने उनमें से कुछ शास्त्र बनाया। जैसे भाषा पहले होती है, व्याकरण के सूत्र बाद में आते हैं, समझे? उसी तरह से और राजनीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कमंडकीय इत्यादि है, लेकिन वो भी प्रयोगशील एवं प्रयोगजन्य ग्रंथ की कोटि में आते हैं। तो उसमें क्या हम करेंगे, उसमें प्रक्षेप नहीं बोलेंगे। आफ्टर सम एक्सपीरियंस वी हैव टू चेंज द टेक्स्ट। मुझे कहा गया था जब पहली बार ज्ञान भारतम का ओपनिंग हुआ, मोदी जी मंच पर थे, मुझे कुछ बोलना था, केवल 7 मिनट का समय दिया गया था। इट वॉज ए चैलेंजिंग टास्क। तो वहां पर मैंने ये भारतीय अभिगम की बात कही थी कि जर्मन विद्वान, जब तक हम उनके शासन में थे, यूरोपियन के, तब तक वो लोग हमारे सभी संस्कृत के बारे में ये बोल के गए कि संस्कृत ग्रंथों में प्रक्षेप बहुत हुए हैं, प्रक्षेप को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक दो। क्रिटिकल एडिशन के लिए उनका पहला भार इसी बात पर था कि संस्कृत ग्रंथों में प्रक्षेप हुए हैं, उसको हटा के फेंक दो। लेकिन ये जर्मन स्कॉलरशिप ने, अब ये हम आजाद भारत में बोल रहे हैं, तो भारतीय विधा क्या होनी चाहिए,
तो बात की विधा ये होनी चाहिए, प्रक्षेप नहीं, पाठ यात्रा। वी शुड आइडेंटिफाई द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट कि अमुक शताब्दी में ये ग्रंथ इस स्वरूप का था, बाद में 14वीं शताब्दी में आते हैं तो इस ग्रंथ का स्वरूप ऐसा होता है, 16वीं शताब्दी में आते हैं तो इतना नया जुड़ा जाता है। नाट्यशास्त्र में जो श्लोक बढ़ते जाते हैं, ऐसा मैंने दिखाया ना आपको मैंने अभी दिखाया, वो क्या है, रंगमंच पर कार्य करने वाले रंगकर्मियों ने जो जो अनुभव से सीखा होगा वो नए नए श्लोक जोड़ते गए हैं। सो ये स्वतंत्र भारत में जब भी हम प्रयोगजन्य और प्रयोगशील ग्रंथों की क्रिटिकल एडिशन बनाए तो वी शुड नॉट आइडेंटिफाई द पोर्शन एज इंटरपोलेटेड, ये प्रक्षिप्त भाग है उसको उठा के फेंक दो, उसको फुटनोट में डाल दो, ऐसा नहीं करेंगे हम। उसको हम जर्नी ऑफ द टेक्स्ट पहले खोजेंगे कि भाई 10वीं शताब्दी तक का ये पाठ है, प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीन से प्राचीनतर पांडुलिपियां खोजेंगे तब समझ में आएगा ना कि ये श्लोक पहले वाली पांडुलिपि में नहीं, ये बाद वाली पांडुलिपियों में नया श्लोक है। तो प्रक्षेप नहीं, पाठ यात्रा खोजने का ये विषय है। ऐसा यदि हम पाठ यात्रा खोज पाएंगे तो उसको रियल समीक्षित आवृत्ति कहेंगे। आपने पूरी समीक्षा कर दी है कि कौन से प्रदेश में से, कौन से कालखंड में ये नए श्लोक जुड़े हैं। हमारे संस्कृत ग्रंथों में बहुत कुछ बदला है, बात सही, एग्रीड, लेकिन उसको हम प्रक्षेप का नाम देकर उसको हटाएंगे नहीं, ये हमारी भारतीय दृष्टि होनी चाहिए। जर्मन विद्वान जब भारत में आए, ध्यान से सुनिए, बाइबल की पाठालोचना से ये विषय शुरू हुआ। संस्कृत जगत में ये विषय कैसे एंटर हुआ? सर विलियम जॉन्स के कारण 3 विषय नए आए संस्कृत विद्या के साथ। एक आया तुलनात्मक भाषा शास्त्र, दूसरा आया कंपैरेटिव माइथोलॉजी, मिथक शास्त्र आया, पुरा देवता शास्त्र आया, और तीसरा आया नृवंश शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि उन लोगों ने इंडो यूरोपियन ने, हिट्टाइट ने, वो सब हमको सिखा दिया। तो मनुष्य प्रजा का विचलन कहां से कहां हुआ, पहले कहां मनुष्य पैदा हुआ, कहां से कहां भारत में आया आर्य प्रजा, वो थियरी उन लोगों ने बनाई हमारे लिए। तो वहां पर बाइबल की जो टेक्स्ट थी उसमें भी कैथोलिक संप्रदाय के क्रिश्चियनों ने माना कि देयर आर 73 या 76 चैप्टर वाला बाइबल है। अब उसमें प्रक्षेप खोज निकाले जर्मनों ने, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन बने, उन्होंने इंटरपोलेटेड पोर्शन, यीशु क्रिस्त के समय का ये भाग नहीं, ये बाद में चैप्टर जोड़े गए हैं, ऐसा करके उसको घटा के, कैंची चला के कुछ चैप्टर्स उठा के फेंक दिए। और प्रोटेस्टेंटों ने कहा कि देयर आर ओनली 66 चैप्टर इन द बाइबल। जो सबसे प्राचीन बाइबल का स्वरूप है वो केवल 66 प्रकरण वाला है। तो इंटरपोलेशन वाली भाषा लेकर जर्मन यहाँ आए, यूरोपियन यहाँ से संस्कृत पांडुलिपियां उठा के ले गए, लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में रख दी, लेकिन वहां स्टडी करने वाले जर्मन विद्वान थे। उन लोगों ने हमारे ग्रंथों में प्रक्षेप वाली बात कही, क्योंकि वो लोग बाइबल की क्रिटिकल एडिशन की वासना से वासित हुए मन वाले थे, उनके दिमाग में बाइबल की टेक्स्ट घूम रही थी, इसीलिए वो लोग 73 चैप्टर वाला बाइबल छोड़ के 66 चैप्टर वाला बाइबल खोजने में पड़े थे। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पूरा डिपार्टमेंट चलता है, डिपार्टमेंट ऑफ बाइबल टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, उसमें MA PhD सब मिलती है, केवल बाइबल के लिए आज भी उपासना चलती है, व्हाट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ बाइबल, और वहां प्रक्षेप वाली धुन चलती है। उस धुन के साथ वो लोग संस्कृत के साथ काम करने बैठ गए। इसीलिए मैं आप नई पीढ़ी वालों को ये संबोधन करने के लिए ही यहाँ आया हूं कि हमारी अपनी भारतीय दृष्टि होनी चाहिए। भारतीय दृष्टि की शुरुआत यहाँ से होगी कि हमारे प्रत्येक ग्रंथ अलग अलग स्वरूप वाले हैं, अलग अलग कंटेंट, प्रतिपाद्य विषय अलग अलग है, उनकी पाठ संचरण की विधा अलग अलग है, उसके साथ जुड़ी समस्याएं अलग अलग है, और समस्या भेद से समाधान भेद करना पड़ेगा। सभी बुखार एक तरह के नहीं होते हैं, सभी को एक टेबलेट नहीं दी जाती है। उसी तरह से हम हमारी क्रिटिकल एडिशन बनाने की मेथोडोलॉजी भी बदलेंगे, ये नए भारत की अनिवार्य आवश्यकता है, समझे। यदि हम चरक सुश्रुत में उठा के प्रक्षेप को फेंक देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, आप समझे, और वो जो फेंक देंगे उसमें तो नया अनुभव होगा,
16वीं शताब्दी के कोई प्रदेश विशेष की कोई नई व्यक्ति ने नई जड़ी बूटी खोज निकाली होगी। सो बीवेयर ऑफ दैट मेथोडोलॉजी, उनसे डर के चलना है। बाद में ये शुद्ध साहित्य है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, जिन्होंने कभी कागज कलम उठाकर अपना धर्मोपदेश लिखकर शिष्य आनंद को नहीं दिया था, शारिपुत्र को नहीं दिया था कि जाओ बच्चा घर जाके पढ़ लेना। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कागज कलम में लिख कर दिया था गीता कि घर जाके युद्ध पूरा हो पढ़ लेना। वो तो ओरल डिलीवरी थी, मुख से कहा गया था ना। तो कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जो मौखिक रूप से धर्म स्थापक के द्वारा शिष्यों को कहा जाता है, तो उसमें कालांतर में भेद आते हैं। दिगंबर संप्रदाय ने, श्वेतांबर संप्रदाय ने, हीनयान ने, महायान। तो ये टेक्स्ट ऐसी है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की वाणी त्रिपिटकों में और जैन आगमों में, उसके लिए भी हमें अलग मेथोडोलॉजी, सांप्रदायिक अभिनिवेश से बाहर कैसे निकला जा सके, बुद्ध के मुख से क्या निकला होगा वो खोजना पड़ेगा। उसकी भी मेथड होती है, विस्तार नहीं करता हूं। और सिंगल ऑथरशिप वाली रचना है, निश्चित रूप से रघुवंश कालिदास ने ही लिखा है, एक व्यक्ति ने। तो वहां पर ये जर्मन स्कॉलरशिप वाली वंश वृक्ष पद्धति कामयाब है। ये वंश वृक्ष पद्धति जो है, जिसका महिमा मंडन बहुत होता रहा है, पूरे विश्व में होता रहा है, लेकिन वो किस तरह के संस्कृत ग्रंथों के लिए उपयोगी है, तो वो एक कर्तृक रचना के लिए बनी है। वो यद्यपि उन लोगों ने अप्लाई की है बाइबल पर, बाइबल में भी धीरे धीरे प्रोटेस्टेंटों ने खोज निकाला कि बाइबल लिखने वाले कितने व्यक्ति है। टोटल 34 व्यक्तियों ने मिलकर बाइबल लिखा है। कोई उसमें डॉक्टर भी है, कोई उसमें सरसेनापति भी है, कोई चरवाहा भी है। अलग अलग सोसाइटी के व्यक्तियों ने मिलकर बाइबल के अलग अलग चैप्टर लिखे। ये खोज वहां तक पहुंची है। तो ये बाइबल के मेथोडोलॉजी से हम ये रामायण महाभारत पर काम नहीं करेंगे। ये एक कर्तृक रचना है, वहां ये वंश वृक्ष पद्धति ठीक है कि जिसमें हम प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीनतर से प्राचीनतम, और हो सके तो कालिदास के घर जाकर कालिदास से सीधा संवाद करेंगे, आपने क्या लिखा था, वो खोजने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। बाद में ये शिलालेख उत्कीर्ण साहित्य है, उसमें तो प्रवासी लोग जाकर बसंत यहाँ आए थे अजंता इलोरा देखने के लिए। मैं भी कुछ लिख दूंगा, आप जाएंगे तो आप भी लिखेंगे, हमारी एक कुछ चेष्टा रहती है। तो और बाद में बिजली गिरती है वर्षा काल में, तो शिलाखंड टूट जाता है, तो उसकी भी टेक्स्ट कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग नाम की एक मेथड है, उसके आधार पर काम होता है। तो मैंने आपको बहुत जल्दी से 3-4 मेथोडोलॉजी भी कह दी। एक संदोहन पद्धति होती है, एक नई मेथोडोलॉजी हमें डेवलप करनी है, वो जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट। एक है वंश वृक्ष पद्धति और एक है एज इट इज रिप्रोडक्शन। शिलालेख में हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सबकी एक ही प्रति होती है, उसमें जो है उसको ही आपको यथातथ रूप में प्रकट करना है। हाँ? तो दिस आर द वेरियस मेथड्स। अब ये क्या है वंश वृक्ष पद्धति, उसको एक चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए। चाय का समय हो गया, बस 5 मिनट में आप निपटा पाएंगे। ओके, कम से कम इस स्लाइड को संपन्न कर लेते हैं। वंश पद्धति से संपादन का जो स्वरूप होता है, जो वृक्ष को यहाँ उल्टा बनाया है, वृक्ष के पर्ण जो है वो पर्ण ही हमारी पांडुलिपियां है। पर्ण संस्कृत शब्द है, उससे प्राकृत में पर्ण बनता है, उसमें पान नंबर बोलते हैं, पान नंबर 35 ऐसे बोलते हैं पान। तो उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां ये पर्ण है। और वृक्ष का मूल स्वरूप यानी ग्रंथकार का अपना स्वहस्तलेख तो कालग्रस्त हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों के आधार पर कितनी शाखाओं में ये ग्रंथ चलता है, वो शाखाएं खोजना, जिसको वाचना हम कहते हैं, और उसी को आगे बढ़ते हुए मूलादर्श प्रति
जहां से स्तंभ शुरू होता है वृक्ष का, सॉरी। तो प्रथम आदर्श प्रति, फर्स्ट कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट का पाठ हम खोजेंगे, उससे भी ऊपर ग्रंथकार का मूल स्वरूप होगा। तो पर्ण से लेकर जड़ तक जाना, ये पाठालोचना का विषय होता है। पाठोद्धार का मतलब ये है। पर्ण यानी आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके हम ये खोज निकालेंगे कि कौन सी शाखा की कौन सी पांडुलिपि है। उत्तर भारत की पांडुलिपियों में कैसा है, दक्षिण भारत में कैसा है, पूर्व भारत में कैसा है, सबका मिलान करके एक मूल कॉपी क्या रही होगी उसको खोज निकालेंगे। उससे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उसको ऊर टेक्स्ट कहते हैं। एक ग्रीक लैटिन शब्द चलते हैं कितला, क्योंकि ये मूल बाइबल के लिए उपयुक्त की गई ना। UR, ऊर टेक्स्ट मीन्स ओरिजिनल टेक्स्ट, मूल व्यास ने जो गणेश जी से लिखवाई थी। तो यूरोपीय पाठालोचना निषेधमुखी ही रही है, नेगेटिव अप्रोच। 73 चैप्टर्स नहीं है बाइबल है, 66 है, नेगेटिव अप्रोच। उसी नेगेटिव अप्रोच के साथ वो लोग भारतीय संस्कृत ग्रंथों पर काम करने लगे थे। रोमन कैथोलिकों ने बाइबल में 73 चैप्टर माने थे, लेकिन प्रोटेस्टेंटों ने उसमें से केवल 66 को मौलिक सिद्ध किए और अन्य को प्रक्षिप्त कहकर हटा दिए। ये मेथोडोलॉजी हमारे संस्कृत के लिए, और वो भी प्रयोगजन्य और प्रयोगशील ग्रंथों के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। ये भारतीय अभिगम हमें अपनाना पड़ेगा। अब हमें उनको सिखाने के लिए जाने की जरूरत है, जर्मन विद्वानों को। स्टॉप योर माउथ। हमारे वहां तो ये जो ओपन टेक्स्ट है, चरक सुश्रुत हो, जिसमें हर प्रांत के, हर प्रदेश के कोई भी वैद्यराज अपने अनुभव के आधार पर 2 श्लोक नया लिखकर जोड़ देंगे। पूरा आयुर्वेद कोई नया नहीं लिखता है। जो परंपरागत टेक्स्ट होती है उसमें हम सुधार करते हैं, उसमें हम जोड़ते हैं। ये हमारा भारतीय अभिगम है। हम इस तरह से हमारे ग्रंथों को बनाते हैं, इस तरह से हमारे नाट्यशास्त्र बने हैं, इस तरह से हमारे संगीत शास्त्र बने हैं। हम किसी को हटाने की बात नहीं करेंगे। प्रक्षेप, ये निषेधमुखी जो मेथोडोलॉजी है, प्रक्षेप हटाओ, तो दिस इज नॉनसेंस। इट कैनॉट बी एप्लीकेबल टू आवर इंडियन टेक्स्ट। समझे? तो संस्कृत ग्रंथों के संपादन में यूरोपीय पद्धति का त्याग अपेक्षित है। हमें प्रयोगजन्य एवं प्रयोगशील ग्रंथों में प्रक्षेप नहीं ढूंढना है, न उनका निष्कासन करना है। हमें तो ऐसे ग्रंथों की पाठ यात्रा को रेखांकित करनी होगी कि भाई 14वीं शताब्दी में ये ग्रंथ थे अलग फॉन्ट में, अब ये 16वीं शताब्दी का टेक्स्ट इतना नया जोड़ा, बाद में ये नया आया। इस तरह से हमारी समीक्षित आवृत्ति बननी चाहिए। ठीक है, यहीं पर जल्दी से विराम करके वापस आते हैं।